नमस्ते, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। थोड़ा आज मुझे ऐसा लगता है कि नेट की समस्या है, हालाँकि अमेरिका में नेट की समस्या नहीं हम लोग को उम्मीद थी कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन नेट कहीं-कहीं वो मिल रहा है, तो आज शुरुआत में ही माफ़ी माँग लें कि थोड़ा नेट की समस्या हो सकती है। अब भाई बहुत सी चीज़ें हो रही हैं और उसमें एक लार्जर इश्यू हो रहा है 2। एक तो जो सीजीआई के ऊपर जो जूता चला अ, रायबरेली में एक दलित व्यक्ति के साथ जो हादसा हुआ, एक आईपीएस अफ़सर की आत्महत्या हुई, ये सारा कुछ एक ट्रेंड को भी दिखा रहा है कि किस और ख़ास करके बैकड्रॉप ये है कि आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो जो आरएसएस के ऊपर आरोप लगता था कि किस तरह से वो एक ब्राह्मणवादी ताकतों को मजबूत करती है, उस ब्राह्मणवाद को मजबूत करती है, ब्राह्मण को नहीं। और इस सब बैकड्रॉप के बीच में एक बात ये भी आ रही है कि एक सोची-समझी बीजेपी आरएसएस की र रणनीति है कि जुडिशरी को बिल्कुल ऐसा कर दो कि वो कहीं अपनी बात कुछ कहने लायक ही ना रह जाए क्योंकि वो सीजीआई की बात नहीं थी, वो दलित सीजीआई की बात नहीं थी, वो सीजीआई के ऊपर भी जूता फेंका गया था, जुडिशरी के ऊपर जूता फेंक टिप्पणी ले अभय भाई। देखिए मैं आप देखिए जो हरिओम वाल्मीकि नाम का रायबरेली में जो एक दलित था, उसको बाबा के लोगों ने, मैं कोट अनकोट बाबा के लोगों ने पीट-पीट के मार डाला और मरने से पहले उसने राहुल गांधी को पुकार लगाई कि वो उसे बचाएं। एक तो वो घटना हुई। उस घटना के तुरंत बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश आदरणीय गवई साहब के ऊपर एक वकील ने जूता चलाने की कोशिश की। उसके तुरंत बाद आप देखिए हरियाणा में जो एडिशनल डीजीपी, एडिशनल आईजीपी स्तर के अधिकारी थे, आईपीएस अधिकारी, उन्होंने आत्महत्या कर ली और उनकी पत्नी आईएएस अफसर हैं और आईएएस उन्होंने आरोप लगाया है कि किस किस तरीके से उनका आ, आ, उनके करियर को बर्बाद किया जा रहा था, उनको जाति सूचक गालियां वगैरह दी जाती थी। अच्छा, हरिओम वाल्मीकि को अगर आप देखें तो वो एक बहुत ही असहाय और दबा पिसा दलित था, लेकिन गवई साहब तो देश के सबसे बड़े पदों पर से एक में बैठे हुए हैं और एक ऐसे परिवार में आप देखिए जिस परिवार में एक व्यक्ति आईपीएस हो और एक व्यक्ति आईएएस हो, उस परिवार को तो काफी शक्तिशाली माना जाना चाहिए। इस देश में सत्ता के स्थायी प्रतीक अगर कोई है तो वो आईएएस आईपीएस अफसर ही है। लेकिन दलित होने, अगर आप दलित हैं तो आप कितने भी बड़े पद पे बैठे हो, कितने भी प्रभावशाली हो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और खास तौर से, हालांकि ये भारतीय समाज की पुरानी समस्या है, अन्य सरकारों में भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन खास तौर से नरेंद्र मोदी की सरकार में 2014 के बाद में दलितों पर अत्याचार के, उनका मान भंग करने के, उनके ऊपर जुल्म सितम करने के, उनके समाज में उनको उनकी औकात पर, तथाकथित औकात पर लाने की कोशिश करने के मामले बहुत बड़े पैमाने में, बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं और भाजपा शासित राज्य उस मामले में बहुत आगे हैं। आप जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसकी आप रिपोर्ट देखिए जो खुद उसने पब्लिश की है, उस रिपोर्ट से बिल्कुल स्पष्ट है, वो आंकड़े सब बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के शासन काल में दलितों के ऊपर अत्याचारों की जो लहर चली थी वो लहर आज तक थमी नहीं है और लगातार वो लहर बढ़ती ही जा रही है। ये एक ऐसी स्थिति है जो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की तरफ से तो कोई कोशिश है नहीं। जब कोई भी सरकार होती है, मान लो दलितों पे अत्याचार उस सरकार में बढ़ रहे हैं, तो उनकी तरफ से कोई विशेष प्रयास किए जाने चाहिए, कुछ ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे लगे कि भाई उसके प्रति चिंतित हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस प्रश्न के ऊपर कोई विशेष प्रयास नहीं किया, कोई उपाय नहीं किया, कुछ भी नहीं किया इस सवाल के ऊपर। और जो पुराने तौर तरीके हैं, उन्हीं तौर तरीकों को भी निहायती अक्षमता से और ढीले ढाले तरीके से लागू करने की उन्होंने कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसका सीधा मतलब यह है कि दलितों पर अत्याचार के प्रश्नों के बारे में ये सरकार संवेदनशील नहीं है। अगर आप इसकी तुलना राहुल गांधी और उनकी राजनीति से करें, जो हमें निश्चित रूप से करनी चाहिए, तो हम पाएंगे कि राहुल गांधी ने अपना विशेष फोकस इस सवाल के ऊपर रखा है और वो सारे देश में मतलब अपना इस फोकस को बढ़ा रहे हैं। बिहार की राजनीति में और बढ़ा गए। मुझे लगता है कि ये दलितों के ऊपर अत्याचार और सामाजिक न्याय की राजनीति, नरेंद्र मोदी की राजनीति तो सामाजिक न्याय की राजनीति है ही नहीं। राहुल गांधी द्वारा सामाजिक न्याय की राजनीति को रेखांकित करने का जो प्रयास है,
उससे पूरे देश में एक कंट्रास्ट बना है। एक तरफ भाजपा की ब्राह्मण बनिया सरकार है जो कि दलितों के ऊपर अत्याचारों की उसे कोई परवाह नहीं है, उसके प्रति कोई संवेदनशील नहीं है, कुछ भी नहीं करना चाहती, और वो दलित कोई भी हो सकता है, वो देश के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठा हुआ दलित भी हो सकता है और सबसे ज्यादा कमजोर और गरीब भी हो सकता है, आरक्षित भी हो सकता है। सबके जो ब्राह्मण बनिया सरकार है उसके निजाम में सबको इस मामले में बराबर तरीके से सताया जा रहा है। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? मुझे तो कभी देखा ही नहीं। देखिए, इस सरकार में 2019 के चुनाव से पहले एक जबरदस्त लहर आई थी दलितों पर अत्याचार की, जिसके अंदर ऊना में दलितों पर अत्याचार हुआ था, उससे पहले रोहित वेमुला कांड हुआ था, आपको याद होगा। जी इस तरह जी की जी जी कई घटनाएं, हाँ, इस तरह की कई घटनाएं हुई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक नैरेटिव चलाया और भीमा कोरेगांव के सवाल पर उन्होंने बहुत सारे अम्बेडकरवादियों को गिरफ्तार किया, उनके ऊपर उन्हें जेलों में डाला, और वो दमनकारी प्रक्रिया आज तक जारी है। हम लोग एक बार बीच में, आपको याद होगा, अपने दौरे के दौरान सुधा भारद्वाज के बारे में चर्चा कर रहे थे। वो जी जी सारी प्रक्रिया आज तक जारी है, वो खत्म नहीं हुई है। तो उस वक्त पुलवामा की घटना के कारण ये तमाम प्रश्न दब गए और राष्ट्रवाद ने कुछ नरेंद्र मोदी की तरफ चुनावी पलड़ा झुका दिया। अब तो राहुल गांधी ने जो जो पर्दाफाश किया है, उससे भी ये साफ नजर आ रहा है कि वो केवल यही मामला नहीं था, उसमें बहुत सारी वोट चोरी भी थी, हथकंडेबाजी भी थी, उस चुनाव में भी रही थी। लेकिन इस बार जो दलितों के ऊपर अत्याचारों की जो लहर आई है, वो उस 2019 से पहले आई हुई लहर से कहीं ज्यादा संगीन है। और नरेंद्र मोदी की सरकार की निष्ठुरता जो है वो अपने आप में लाजवाब है। कोई किसी किस्म की कोई चिंता ही नहीं है, कोई किसी किस्म का सरोकार ही नहीं है। अब आप देखिए, रामदास आठवले इनकी सरकार में मंत्री है। रामदास आठवले ये बयान दे रहे हैं कि जो आरएस गवई के ऊपर जूता फेंका गया है, उसकी जो एक दलित अत्याचार निरोधक कानून है, वो एक्ट है, उसके तहत उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अरे भाई, आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप किससे कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो आपको अपने आप से कहना चाहिए। आप कौन करेगा कार्रवाई? आठवले साहब खुद दलित नेता है, दलित पैंथर रह चुके हैं, वो केंद्रीय मंत्री है, जी उनको कैबिनेट में सवाल उठाना चाहिए, जी उनको नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखनी चाहिए, उनको गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि आप इसको फौरन कीजिए। और पुलिस ने तर्क क्या दिया है कि गवई साहब ने खुद कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई। तो पुलिस जो अपराध पुलिस की आंखों के सामने हो रहा है और स्वतः सिद्ध है, उसके लिए पुलिस कार्रवाई करने के लिए क्या शिकायत दर्ज कराने का इंतजार करती है? मैंने तो इस प्रकार का खोखला और बेहुदा तर्क कभी सुना ही नहीं। इस तरह का तर्क ये है कि गवई साहब ने खुद शिकायत नहीं दर्ज कराई, गवई साहब ने अपनी गरिमा का ध्यान रखते हुए शिकायत नहीं दर्ज कराई। अब गरिमा को, सरकार को अपना ध्यान रखना चाहिए, कानून की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, संविधान की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। और उस वकील जिसको हिंदुत्ववादी शक्तियां सोशल मीडिया पर हीरो बनाने में लगी हुई हैं, उसको पकड़कर SC/SC एक्ट के तहत जेल में डालना चाहिए उसको। जी लेकिन ऐसा जी भी नहीं किया जा रहा है। मेरा मानना यह है कि ये राजनीति में एक बहुत बड़ा सवाल बनने के लिए जा रहा है और इसकी अनगूंज जो है आपको बिहार चुनाव के दौरान भी सुनाई पड़ेगी। जी जी। मैं थोड़ा एक विषयांतर करके, अभय भाई, क्योंकि अमेरिका में रहते हुए हम लोगों के एक बड़ी घटना हुई। नोबेल का पीस प्राइज जो मिला, वो जो मारिया कोरेना जी हैं, वेनेजुएला की लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बहुत कुछ जी, सिमिलैरिटी है। लेकिन सबसे बड़ी बात अभय भाई ये है कि हम लोग भी जिस बात को यहाँ बार-बार हर जगह हर वक्तव्य में बात कर रहे हैं, कि गांधी हम्म, नेहरू ही भारत की जो डेमोक्रेसी और जो हमारी रिपब्लिक है उसको किस तरह से उन्होंने उसको साधा, उसको समझाया, उसको उसके लिए देख के अच्छा लगता है कि जब मारिया जैसी महिला वेनेजुएला में उस तानाशाह के खिलाफ हम्म। गांधी को अपना आइडियल मानती है। और एक नहीं, तमाम ट्वीट हैं जहां पे उन्होंने गांधी के ही रास्ते को चल के अपने जो पॉलिटिक्स कर रही हैं, जो सत्याग्रह कर रहे हैं, उसमें मैं इस पे एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि अगर बहुत जरूरी प्रश्न है, इसके ऊपर हम लोगों को चर्चा करनी ही चाहिए। देखिए, जी जो नोबेल शांति पुरस्कार है, उसके दावेदार श्री डोनाल्ड ट्रंप थे, नरेंद्र मोदी के मित्र। नरेंद्र मोदी ने खुल के दावा नहीं किया था, नरेंद्र मोदी भी खुद के का दावेदार थे।
और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप उसमें दावा करके सामने आ गए, इसलिए थोड़ा नरेंद्र मोदी का दावा दब गया। नरेंद्र मोदी ने खुद ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद नरेंद्र मोदी ने कुछ जो गतिविधियां की थी, वो गतिविधियां इस बात की चुगली खा रही थी कि नरेंद्र मोदी भी शांत नोबेल पीस प्राइज लेने का हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह से ये यूक्रेन गए और वहां पे जेलेंस्की को उन्होंने झप्पी ली उनकी, तो उससे अब यहाँ पर सोशल मीडिया ने प्रचार करना शुरू कर दिया, गोदी मीडिया में प्रचार करना शुरू हो गया कि मोदी जी रूस यूक्रेन युद्ध बंद करा देंगे। तो उसका पीछे यही कारण था कि भाई ये अब तीसरे शासनकाल में अपने, ये तो आखिरी शासनकाल होगा, अगर नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए तो बस बढ़िया, उसके बाद रिटायरमेंट पैकेज तैयार हो जाएगा इनका पूरी तरह, कोई इनके ऊपर हाथ नहीं लगा पाएगा। ये सब दांव पेच था। लेकिन तब फिर नरेंद्र मोदी जिन्हें 20 जनवरी को शपथ ले ली, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को शपथ ले ली। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि वो, उन्होंने खोल के खुद ही बयान दिया कि मैं ही सबसे बड़ा दावेदार हूं। अच्छा, अब आप देखिए, जो वेनेजुएला की विपक्ष की नेता को जो पुरस्कार दिया है नोबेल कमेटी ने, नोबेल कमेटी ने इसके जरिए एक संदेश दिया है कि नोबेल पुरस्कार नरेंद्र मोदियों और डोनाल्ड ट्रंपों का मातहत नहीं है। वो इन उग्र दक्षिणपंथी नेताओं की ताबेदारी में नोबेल कमेटी नहीं है। नोबेल कमेटी अपने हिसाब से काम करेगी, वो इनके दबाव में आने वाली नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने निर्लज्जता पूर्वक एक ऐलान किया। उन्होंने बताया कि हमने इतने बिलियन डॉलर की रकम दुनिया भर में दक्षिणपंथी निरंकुश राजनीति को बढ़ावा देने के लिए बना रखी है। जो नेता सत्ता में है वो सत्ता में बने रहे, इसके लिए रकम खर्च की जाएगी, और जो नेता सत्ता में नहीं है उनको सत्ता में लाने के लिए रकम खर्च की जाएगी। ये खुला ऐलान था कि हम दुनिया भर में हर तरह का हथकंडा अपनाएंगे और अरबों डॉलर की इस रकम को खर्च करके दक्षिणपंथी निरंकुशता को सारी दुनिया के ऊपर थोपेंगे। ये पूरा एजेंडा लेकर डोनाल्ड ट्रंप, घोषित है एजेंडा, ये छुपी हुई बात नहीं है। ये एजेंडा लेकर मतलब यूएसआईएस की जो मदद की रकम थी वो तो खत्म कर दी उन्होंने एलन मस्क की मदद से, लेकिन ये उन्होंने कहा हम यहाँ पर रुपया खर्च करेंगे। तो ऐसे लोग नोबेल शांति पुरस्कार के भी दावेदार थे। विडंबना देखिए। तो उनको बड़ा करारा जवाब मिला है। और विपक्ष की वो 20 साल से वेनेजुएला में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रही है। हमें पता होगा जब दुनिया में उपनिवेशन की, कोलोनाइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी, तो उस वक्त जब पूरे इस इलाके को, जिसको आज हम लातिन अमेरिका कहते हैं, उसका उपनिवेशीकरण किया गया, तो लातिन अमेरिका तो उन लोगों ने नाम रखा जो उपनिवेशक थे। यहाँ के मूलवासी तो अपने आप को अमेरिकी नहीं कहते थे। मूलवासियों के लिए अमेरिका नाम से अपरिचित थे। वो न लातिन से भी उनका कोई ताल्लुक नहीं था। भाई, जो लैटिन संस्कृत से क्या ताल्लुक हो सकता था अमेरिका वासियों का? ये नाम भी उनके ऊपर थोपा गया। और पूरी कोशिश रहती है अमेरिका की कि इस पूरे इलाके में किसी भी तरह से सच्चा लोकतंत्र स्थापित ना हो पाए। और अमेरिका की इस कोशिश के खिलाफ ही वो जो वेनेजुएला की विपक्षी नेता है, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, मचेडो, वो संघर्ष कर रही हैं। और ये बहुत स्वागत योग्य है और एक राहत भरा निर्णय है। अगर कहीं डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज मिल जाता, हाँ, तो फिर आप समझिए तो सब पूरी दुनिया की राजनीति का सब कबाड़ा ही हो जाता। जी, मैं अबे भाई, अब जरा बिहार की बात किए बिना पूरी बात नहीं होगी। अजीब सी चीज हुई सुप्रीम कोर्ट में, फिर वो ऐसा, क्योंकि दो चीजें एक साथ पूछ लूं। वोटर लिस्ट का मामला थम नहीं रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में गया, उसने फिर डेट दे दी। हालांकि एक बार चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अब कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, लेकिन एक बड़ी तादाद जो है वो वोट देने से वंचित रह जाएगी, इसमें दो राय नहीं थे। एक तो ये प्रश्न। दूसरा, एनडीए में बड़ा घमासान चल रहा है टिकट को लेके, बहुत ज्यादा, और अलग अलग का विश्लेषण लोगों का कहना है कि पीके जिस तरह से आगे बढ़ाए जा रहे हैं, वो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के वोट का एक बड़ा हिस्सा उनके पास भी जाएगा, जिससे वोट का बंटवारा हो जाए। ओवरऑल आज की तारीख में आपको क्या लगता है, पोजीशन कहाँ है, चीजें क्या है, एक क्विक उसका रेफरेंस? देखिए, मेरा आकलन ये है कि धीरे धीरे करके प्रशांत किशोर जैसे लोगों को और दूसरे लोगों को ये दिखाई देने लगा है कि महागठबंधन आगे हो गया है और एनडीए की जीत के जो मौके हैं वो धीरे धीरे और कमजोर होते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि सबके रवैये में एक अंतर पड़ रहा है, सबके रवैये में पहले के मुकाबले फर्क पड़ रहा है।
प्रशांत किशोर पहले लालू यादव के ऊपर, इस सब के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से टूटते थे, बहुत कड़ी आलोचना करते थे, लेकिन धीरे धीरे आप उनकी उन्होंने चर्चा बंद कर दी है। उनका पूरा फोकस जो है वो एनडीए का विरोध करने के ऊपर पूरा फोकस है। और उन्होंने जिस तरह रणनीतिक रूप से एनडीए के कुछ नेताओं को, जिनमें अशोक चौधरी है, जिनके अंदर संजय झा है, हाँ, ये सारे संजय लोग। झा है, हाँ, जिनके अंदर दिलीप जायसवाल हैं, जिनके अंदर जायसवाल है। सम्राट चौधरी है, इन सब के ऊपर जो की पोल खोली है, हमले किए हैं, ये लोग भ्रष्ट हैं, ये लोग अपराधी हैं, ये लोग हत्याओं में वांछित हैं, इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं हत्याओं के, और उधर से कोई जवाब भी नहीं आ पाया। तो एनडीए इस वक्त काफी सकपकाई हुई हालत में है, और इस स्थिति को, उसकी कमजोर स्थिति को एनडीए के पार्टनरों ने भी भांप लिया है। नीतीश कुमार ने भी भांप लिया है, उपेंद्र कुशवाहा ने भी भांप लिया है, जीतन राम मांझी ने भी भांप लिया है, और चिराग पासवान ने भी भांप लिया है। हालांकि वो भाजपा के साथ काफी नीतीश के विरोध में मोर्चा बनाए हुए अंदर, इसलिए वो लोग ज्यादा से ज्यादा सीटें प्राप्त करने के लिए सौदेबाजी कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त किस्म का दबाव बना रहे हैं। इस बार का दबाव उनका ऐसा नहीं है इसको अमित शाह धमकी देकर या कैरेट एंड स्टिक का खेल खेलकर उनको समझा लें। इस बात वो लोग अपना हिस्सा जो मांग रहे हैं, हिस्सा वो लेके रहेंगे। अब भाजपा के सामने समस्या ये है कि वो जनता दल यूनाइटेड की सीटें काट नहीं सकती, तो किसकी सीटें काटेगी? अपनी सीटें काटेगी, किसकी सीटें काटेगी, ये भाजपा को तय करना है। जी, जी। मैं इस विषय में ज़रा एक इसलिए और टिप्पणी कर लूँ, तेजस्वी भी बहुत, मतलब तेजस्वी बहुत एग्रेसिव हुए हैं, और एक तरफ मोदी जी करीब 1 करोड़ लोगों को के घरों, मतलब महिलाओं को 10,000 रुपए की बात कर रहे हैं। तेजस्वी दूसरी तरफ सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, और नौकरी मेरे ख्याल में बिहार में एक बड़ा मुद्दा रहा है। वो पिछले 10 साल से वो चल रहा है, क्योंकि जब भी मैं तेजस्वी की लीडरशिप की भी एक बार बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो शायद अब लीडरशिप और एस्टेब्लिश होती जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। निश्चित रूप से एक बहुत देखिए, छोटी बिहार टिप्पणी। जी, में तेजस्वी के उभार का ये नया चरण है। इससे पहले पिछले विधानसभा चुनाव में ही उनका नेतृत्व उभर कर स्थापित हो गया था। वो चुनाव बिल्कुल जीतने से बाल बाल पीछे रह गए थे, और इस बार उन्होंने काफी गंभीरता का परिचय दिया है। और उन्होंने राहुल गांधी के साथ में जो उनका गठजोड़ है, वो सिर्फ सीटों के तालमेल तक ही सीमित नहीं है, उसके पीछे एक सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात जी, है। जी, और राष्ट्रीय जनता दल अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार, मुझे लगता है कि इस तरह की सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि का परिचय दे रहा है, और इसमें राहुल गांधी का प्रभाव साफ दिखाई पड़ रहा है। जी। राहुल गांधी ने, मुझे मैं लगता है कि सब लोगों को बैठ के समझाया है कि जब तक आपके साथ में अति पिछड़े वोट नहीं जुड़ेंगे, जब तक दलित वोट नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप विपक्ष की सबसे बड़े और मजबूत दल तो बने रहेंगे, वो तो अपने दम पे पिछली बार भी बन गए थे, लेकिन जी, आप चुनाव जीत के सत्ता में नहीं आ पाएंगे। ये चीज नहीं आ उन्होंने, पाएँगे। राहुल गांधी ने समझा दी है, और ये बात तेजस्वी की समझ में आ गई है, उन्होंने इसको हृदयंगम कर लिया है। इसलिए जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही थी बिहार में, उस वक्त जो उन्होंने अति पिछड़ा संकल्प पत्र जारी किया, वहां पर तेजस्वी की, मुकेश सहनी की, दीपंकर भट्टाचार्य की, इन सब लोगों की जो मंच पे भूमिका थी, उससे ही साफ हो गया था कि इस जो सामाजिक राजनीतिक दृष्टि है, इस मामले में कांग्रेस के साथ में इन लोगों की एकता बड़ी जबरदस्त है। फिर बस इसमें हो गई, और खास करके सीटों के बंटवारे की चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। जी, जी। नहीं, और खास करके बिहार में बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन एक टिप्पणी यहाँ पे भी, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी कुछ जिसको कहते हैं ना, खिचड़ी पक रही है। हम्म, अखिलेश यादव आज़म खान से मिलने जा रहे हैं। उधर मायावती जी एकदम से इतने दिनों के, मैं कहूँगा, वनवास के बाद तो बहुत एक्टिव हुई लखनऊ में, कि उन्होंने बड़ी रैली कर डाली, और उस रैली में बिल्कुल साफ था कि वो एनडीए के साथ खड़ी हुई नजर आई। उन्होंने पूरा हमला इंडिया और इन लोगों के ऊपर बोला। वो तो ये योगी बात मैं सरकार इसलिए की कह रहा तारीफ हूँ। कर रही थी उसके अंदर तो वो। जी, जी, जी। तो हम्म, मैं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल साफ लग रहा है कि किस तरह से जिसको कहते हैं ना, बाजी बिछाई गई है, और उसमें प्रशांत किशोर को एक्टिव करने से एंटी इनकम्बेंसी कम होगी। मायावती को इधर हल्ला इन लोग के ऊपर करो तो वो कुछ वोट उनके काटेगी। मैं इस पे भी एक टिप्पणी, उत्तर प्रदेश की राजनीति, आजम खान और मायावती। देखिए, मैं तो पहले भी कह चुका हूं, और नई परख के और सॉरी, पब्लिक इंडिया के मंच पे कह चुका हूं कि आजम खां के सामने समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहने, इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े रहने के अलावा और कोई उनके पास विकल्प नहीं है। नहीं उनका है। जो अपना मिजाज है, कोई भी अनमनापन हो, कैसा हो, मेरे ख्याल से वो बहुत वो चीजें, अखिलेश काफी व्यवहारिक नेता हैं इस मामले में, और आजम खान की बहुत इज्जत भी करते हैं, तो वो बहुत आसानी के साथ में वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये
कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा हो जाता है, लेकिन इन चीज़ों को थोड़ी कुशलता के साथ में दूर किया जा सकता है। और आज़म खां जिस तरीके से मुलायम सिंह का ज़िक्र कर रहे हैं, उनके जो ट्वीट आ रहे हैं, मैं लगातार उनको जी, देख जी, रहा हूँ, उससे भी ज़ाहिर है कि वो अंदर से अपनी ज़िंदगी की आखिरी राजनीतिक पारी समाजवादी पार्टी के साथ ही खेलेंगे, और कोई जी, उसके अलावा, और मुझे उसके अलावा और कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही है। जी, जहाँ तक मायावती का सवाल है, मैं समझता हूँ कि मायावती ने जो किया है, जो रैली की है, वो पर्याप्त नहीं है। मायावती को उत्तर प्रदेश की राजनीति में दोबारा उभरने के लिए कुछ असाधारण किस्म की राजनीतिक गतिविधियां करनी होंगी। आप ये जो उनका पूरा तर्क है कि वो विपक्ष को गाली देंगी और छुपी हुई या खुली हुई भाजपा सरकार की तारीफें करेंगी, इससे वो पूरा मायावती का रिकॉर्ड याद आ जाता है कि उन्होंने हमेशा अपनी राजनीति में तिकड़म करके या खुल के या छिप के किसी न किसी तरीके से नरेंद्र मोदी का जो भारतीय राजनीति में गुजरात में मुसलमान विरोधी नरसंहार के बाद जो बहिष्कार चल रहा था, उस बहिष्कार को कमजोर करने में भी मायावती की भूमिका थी जी, जी, उस वक्त। जी, तब से लेके अब तक, और भाजपा की मदद से वो कितने बार मुख्यमंत्री बनी, हम सब लोग ये जानते हैं। उस वक्त मैं भी इस भ्रम में था कि भाई भाजपा की मदद मायावती जरूर ले, क्योंकि कांशीराम उस वक्त जीवित थे, कि भाजपा जी, की मदद मायावती जरूर ले रही हैं, लेकिन अंततः वो दलित राजनीति को ही उससे आगे बढ़ेगी। नतीजा क्या जी, निकला? मायावती अपने शिखर पे पहुंची, उन्होंने 2007 में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया अपने दम पर, उसके बाद से लगातार उनका ग्राफ नीचे जा रहा है, और वो ऐसा कोई काम करती नजर भी नहीं आ रही है कि उस ग्राफ को थामती हुई दिखाई पड़े या उस पूरी प्रक्रिया को पलटती हुई दिखाई पड़े। मैं उनकी इस जी, रैली को नहीं मानता हूँ, इस रैली से कुछ होगा, उनकी राजनीतिक किस्मत जी, बदलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जी। मैं अभी भाई अब एक अंतिम प्रश्न इसलिए पूछ ले रहा हूँ क्योंकि उस पे अपना एक हम लोगों का एक जिसको कहते हैं ना आपत्ति दर्ज हो जाए। और आपत्ति ये बात की कि आमिर खान मुत्तकी जो हैं, हम्म, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, हम्म, तालिबान की सरकार है, हम्म, वो भारत का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम्म, उसमें भारत की एक महिला पत्रकार थी, उन्होंने उस महिला पत्रकार को उठ के बाहर जाने को कहा क्योंकि उनके तालिबानी उसमें हम्म। महिलाएं वहां आके नहीं बैठ सकती हैं। और यहाँ से चू नहीं हुई अभी तक जहां लेकिन जब तक भारत हम तो लोग तालिबानी रिकॉर्ड। राष्ट्र नहीं है। जी। आप और हाँ, अभी तक हमारी बात तरफ ये से है कोई कि प्रक्रिया अफगानिस्तान नहीं में वो हुई। क्या करते हैं वो अलग बात है। जी, जी, उससे भी हमारा सरोकार है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो अफगानिस्तान में चूंकि सत्ताधारी हैं, इसलिए वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन भारत तो तालिबानी राष्ट्र नहीं है। क्या जी, ये काम मुत्तकी साहब अमेरिका में किसी अमेरिकी पत्रकार को बाहर जाने के लिए कह सकते हैं? क्या ब्रिटेन में जी, जाकर वहां किसी ब्रिटिश पत्रकार, महिला पत्रकार को बाहर जाने के लिए कह सकते हैं? नहीं कह सकते। जी, ये भारत सरकार का जो बिल्कुल एक ऐसा रवैया है, जिसमें वो ऐसे किसी भी संवेदनशील प्रश्न को उसके ऊपर पैर नहीं जमाते हैं, उसके ऊपर आग्रह नहीं करते हैं। कमाल कर दिया है इन लोगों ने। ये तो जी, भारत का जो विदेश मंत्रालय है, उसको इस पूरी प्रक्रिया इसमें इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, और जी, उनको अफगानिस्तान के जो राजदूत हैं, जो भी हैं यहाँ पे, उनको बुला के कहना चाहिए कि ये सब क्या है, ये सब नहीं चलेगा। जी। और नहीं और अभय भाई थोड़ी शिकायत मुझे ये भी है कि जो बाकी पत्रकार थे, हम्म। मेरे उनको हिसाब भी से तो उठना चाहिए उनको था, भी उठना चाहिए था। उठ के उनको चला उठना आना चाहिए चाहिए था था कि भाई उनको। हमने हाँ, कि हम इस तरह का कैसे कोई कर सकते हो? मैं ये समझ सकता हूँ कि किसी ने भाई आपको ऑफेंसिव प्रश्न पूछा, कुछ वो पूछा तो आप कहें साहब मैं इसका जवाब नहीं दूँगा। यू हैव अ वो राइट ठीक नॉट टू वो ठीक आंसर। है, वो यू ठीक हैव है, अ राइट नॉट। उसमें कोई लेकिन दिक्कत यू हैव हाँ, लेकिन आप किसी को जेंडर के हिसाब से कहते हैं कि हाँ, इस देश में भाई सब बराबरी है, हमारा सबका बराबरी का हक है, अगर आपको नहीं पसंद है मत आइए। ये तो कोई आपको जबरदस्ती गर्दन पकड़ के थोड़ी। मैं इस पे थोड़ा मुझे मुझे लगा कि हम लोग इस बात को भी दर्ज नहीं, कर नहीं, दें। बिल्कुल आपने कहा, ये वहाँ जो पत्रकार थे, उनकी भी ज़िम्मेदारी थी, भारत के विदेश मंत्रालय की भी ज़िम्मेदारी है, जो भारत की सरकार है, उसकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करे, और उनके ऊपर अगर कोई किसी भी तरीके से, किसी भी तर्क के तहत एक असमानता थोपी जा रही है, तो उसका विरोध किया जाए, उनके सामने अड़ के खड़ा किया जाए, उनकी मदद की जाए, और जो अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से इसका विरोध व्यक्त किया जाना चाहिए। जी, जी। और ब भारत में जो एडिटर्स गिल्ड या जो प्रेस क्लब या दूसरी इस तरह की संस्थाएं हैं, प्रेस काउंसिल और क्या क्या हाँ जी, उनको भी इसका पे विरोध करना हाँ, विरोध दर्ज कराना चाहिए और ये तो मतलब ये गैर वाजिब बात है। हम रिटेलिएट नहीं करेंगे लेकिन अपना विरोध तो दर्ज कराएँगे। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद अभय भाई। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।